और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से रूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप पेन और पेपर लेकर अपने साथ जो है वो बैठिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मतलब यानी कि लेक्चर को ध्यान से सुनिए। और रफ में कुछ कुछ पॉइंट्स अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी इन बिटवीन द लेक्चर और फिर टॉपिक खत्म होने के बाद, यानी कि इन बिटवीन द टॉपिक और टॉपिक खत्म होने के बाद मैं कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगा, जो बेसिकली आपके नोट्स होंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो ये इस स्ट्रेटेजी से जो है वो हम लोग चलेंगे। आपको ध्यान से सिर्फ टॉपिक को सुनना है, समझना है। नोट्स की टेंशन नहीं करनी है, वो बाद में मैं आपके करवा दूंगा। अच्छा, और कल के लेक्चर में काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो कमेंट जो है वो किया था, कल कुछ टेक्निकल एरर जो है वो आ गया था। अब टेक्निकल एरर के अलावा कल तो बहुत स्ट्रैटेजिक चीज मतलब वो हुई है, घटना जो है वो घटी है। तो मैं आपको बताऊंगा, दो तीन टॉपिक अपन खत्म कर लें फिर अपन बात करेंगे। और कमेंट्स की बात करें तो दिव्य प्रकाश ने कमेंट किया है, दीपाली के आंसर्स आए हैं, बहुत बढ़िया। प्रीति मिश्रा के आंसर्स आए हैं, पायल के आंसर्स आए हैं, आयुषी सिंह वेरी गुड। इसी प्रकार से ईशा ठाकुर, है ना, आयुष गुप्ता वेरी गुड यार। इसी प्रकार से जो है वो आप रेगुलर रहो। रेगुलर बेसिस पर जो है वो जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसके कमेंट्स जो है वो दो, जो टास्क दे रहा हूँ उस टास्क को फिनिश करो। ऐसा करोगे तो आप सिलेक्शन के नजदीक जो है वो पहुंचते जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले न्यूज में क्या चीज आई है ला नीना से रिलेटेड। अब देखो, एल नीनो और ला नीना में बहुत बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं कई बार जो है वो आपको बता चुका हूं कि ला नीना फ्लड से रिलेटेड होता है इंडिया के केस में, और एल नीनो जो है वो ड्रॉट से रिलेटेड होता है। मतलब एल नीनो का जिक्र जब होगा तब सूखा पड़ेगा इंडिया में, और ला नीना का जब जिक्र होगा इंडिया के अंदर तो बाढ़ आएगी। बस ये चीज दिमाग में रखिएगा, पूरा खेल इसी में है। तो ला नीना इवेंट जो काफी टाइम से गाइस एंटीसिपेट हो रहा था, फाइनली इमर्ज हो चुका है, यानी कि आ चुका है ला नीना। लेकिन इसकी इंटेंसिटी काफी वीक है। जितना एक्सपेक्ट किया गया था पहले, ये उतना पावरफुल ला नीना नहीं है, बट आ गया है ला नीना। अब डिले होने का रीजन है अनयूजुअली वार्म ओशियन टेम्परेचर, क्योंकि आज की डेट में जलवायु परिवर्तन की वजह से कहीं पर ज्यादा गर्मी, कहीं पर कम गर्मी, ऐसा सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। और इसका इम्पैक्ट दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होता है। दुनिया के किसी क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है तो कहीं पर बारिश होती है। अब इंडिया के केस में जब लानीना आता है तब इंडिया के केस में ज्यादा बारिश होती है ना। तो ये चीजें हैं। तो बस ये चीज बस आपको थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैं बात करूं तो एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन, ENSO जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है? ये पैसिफिक ओशियन के टेम्परेचर और विंड पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। तो आपको पैसिफिक ओशियन दिमाग में रखना है। जब भी एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन की बात आएगी तो आपको दिमाग में कौन सा ओशियन रखना है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत सागर दिमाग में रखना है। कि ये फिनोमिना जो है ये बेसिकली पैसिफिक ओशियन के टेम्परेचर और विंड पैटर्न को जो है वो कंट्रोल करता है। ये एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है जो गर्मी से रिलेटेड है ना। अब ला नीना में ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल से ठंडे होते हैं। तो ला नीना मतलब ठंडी से एसोसिएटेड, और एल नीनो मतलब गर्मी से एसोसिएटेड। बस सिंपल सी चीज। और ला नीना ये कूल फेस का, ठंडी की साइकिल का है। ट्रेड विंड्स जो स्ट्रांग हो जाती हैं और गर्म पानी को वेस्ट की तरफ पुश कर देती हैं, और जिससे ईस्टर्न पैसिफिक में डीप ओशियन का ठंडा पानी सरफेस पे आ जाता है, इसलिए ये ठंडी होती है। हालांकि ये जो पूरा टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है गाइस, ये आप काफी डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे इसमें ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर डिटेल में जो है उस टॉपिक को जो है वो कवर किया गया। ऑलमोस्ट 1 घंटे का तो सिर्फ ये वाला पूरा टॉपिक ही है, एल नीनो ला नीना का। अब सुनो,
और जिन भी लोगों को हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब सुनो आप, कुछ और बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो प्रीलिम्स में सिर्फ यही चीज पूछी जाएगी, ला एल नीनो, गर्मी से रिलेटेड इंडिया के केस में, यानी कि सूखे से रिलेटेड। और ला नीना जब आता है तब इंडिया में बाढ़ आती है, ठंडी होती है, बारिश होती है ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इसी चीज को स्पेसिफिकली कॉन्टिनेंट वाइज बताया गया है। जैसे एशिया की बात करें, एशिया के अंदर इंडिया में मॉनसून रेनफॉल ज्यादा होती है लानीना के समय पर, और इसका फायदा राइस प्रोडक्शन को होता है, धान की खेती में इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो दाल का आउटपुट होता है वो कम हो जाता है, पल्सेस का आउटपुट कम हो जाता है। साउथ ईस्ट एशिया पे भी हैवी रेनफॉल होती है, और जो फ्लड का कारण जो है वो बनती है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में बाढ़ आने की वजह ही लानीना है। बट यहां पर चावल और पाम ऑयल के लिए ये काफी बेनिफिशियल माना जाता है। अब साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका में ब्राजील और नदन अर्जेंटीना में सूखा हो सकता है, जो सोयाबीन और मक्के के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। लेकिन नदन एरिया में ज्यादा बारिश होती है, जो फ्लड का रिस्क बढ़ा देती है। ऐसे ही अफ्रीका की बात करें, तो ईस्ट अफ्रीका में सूखी कंडीशन हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, जो ऑब्वियस सी बात है कि फसलों के लिए काफी हार्मफुल है। बट सदर्न अफ्रीका में ज्यादा बारिश होती है, जो मक्का और सोरगम जैसे क्रॉप्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे ही ओशियानिया की के बारे में बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ की तरफ आप देखो और ईस्ट की तरफ देखो, तो यहां पर ज्यादा बारिश होगी और सीवियर फ्लड हो सकता है यहां पर। और ऐसी नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के जो सदर्न एरियाज हैं, इसमें ड्राई कंडीशन होती है, जबकि नॉर्थ एरिया में जो है वो तूफान आता है, बारिश ज्यादा होती है, अलास्का और कनाडा वाले क्षेत्र में भी। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की। तो आपको पता है ये पूरी चीजें जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ला नीना के इम्पैक्ट्स और ज्यादा सीवियर हो रहा है, जैसे कि बाढ़ और सूखा पड़ना। क्लाइमेट साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ला नीना का डिलेड और वीक बिहेवियर भी क्लाइमेट सिस्टम के ब्रॉडर चेंजेस का रिजल्ट हो सकता है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फेज को प्रेडिक्ट करने के लिए गाइस क्लाइमेट मॉडल्स, सैटेलाइट डेटा, ओशियन बुओइस का यूज होता है। और ओशियानिक नीनो इंडेक्स ONI से सी सरफेस टेम्परेचर डेविएशन को मेजर किया जाता है। अगर -0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम का डिफरेंस हो तो ला नीना डिक्लेयर होता है। अब ये इतना डेप्थ में जो है वो अभी के लिए आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग को रिसर्च और बढ़ानी पड़ेगी, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की साइकिल और जो ओशियन टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसके बीच के इंटरेक्शन को और डिटेल में स्टडी करने पर फोकस करना चाहिए। फिर इसके अलावा पॉलिसी मेकर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फोरकास्ट का उपयोग करके एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक इंपैक्ट्स को जो है वो कम कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर में जो लॉसेस होते हैं उसको रोक कम किया जा सकता है अच्छी पॉलिसीज बना के। और पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेंथ करना जरूरी है, ताकि वेदर एक्सट्रीम्स कंट्रोल जो है वो किए जा सकें। और गाइज अगर कम्युनिटीज को टाइमली इंफॉर्मेशन मिले तो ला नीना जैसे इवेंट्स के इम्पैक्ट के लिए वो पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये था गाइज पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में हमने बात करी, कि ला नीना के डिलेड और माइल्ड ऑनसेट का डिटेल एनालिसिस हमने जो है वो लिया, इसका मैकेनिज्म क्या था, ग्लोबल और रीजनल इम्पैक्ट इसके क्या थे। तो नोट्स में जो है वो आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो एल नीनो ला नीना के कंसेप्चुअल नोट्स मत बनाना, क्योंकि इसके नोट्स आपके ऑलरेडी ज्योग्राफी की क्लास में बन जाएंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल इसके कंसेप्चुअल नोट्स के लिए। बट अभी अभी के लिए बस ये ध्यान में रखो कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है प्रेजेंट, यानी कि 2025 का, तो ये इंडिया के लिए ला नीना ईयर है। बस इतनी चीज करंट अफेयर्स में लिख लो। और दूसरा ये सब लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है, ये आपका उसमें कंसेप्चुअल स्टडी में जो है वो आ जाएगा। ये एशिया में क्या हो रहा है, साउथ अमेरिका में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये आपकी जनरल स्टडीज वाली क्लास में कवर करवा दिया जाएगा डिटेल में, यानी कि नोट्स, क्योंकि अपन को नोट्स जो है वो डबल डबल लिखने नहीं है। तो ये एक पीडीएफ का हमारा ये वाला एक टॉपिक जो है वो छूट गया था, तो इसको मैंने अभी कवर अप करवाया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए, ये वाला टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको सिर्फ ध्यान से जो है वो सुनना है, इस टॉपिक को। तो हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इनके बारे में तो आपको काफी अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। ये ऐसी पर्सनालिटी है, आपको पता है कि ये रातों रात पूरी की पूरी किताब को जो है वो याद कर लेते थे, मतलब पढ़कर ही उनको पूरी चीज याद हो जाती थी विद पेज नंबर। सोचिए आप, इंसान का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है अगर इंसान उसको उस तरीके से यूज करे तो काफी महान व्यक्ति की हम बात करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ भारत के नौजवानों को बल्कि पूरे विश्व को अपनी सोच और प्रेरणा से प्रभावित किया है, स्वामी विवेकानंद जी। और साथ ही समझेंगे कि कैसे उनकी टीचिंग्स और उनका विजन आज भी युवाओं को सशक्त करने के लिए रेलिवेंट है। तो प्रॉपर टॉपिक में काफी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। नेशनल यूथ डे, ये इससे रिलेटेड बस ये वाला नोट्स बना लो कि नेशनल यूथ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 12 जनवरी को ये दिन गई स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है, जो भारत के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स और यूथ आइकन में से एक थे। स्वामी विवेकानंद जयंती, मतलब ये जो हम लोग को देखने को होती है नेशनल यूथ डे। तो लास्ट ईयर मुझे वो, अरे यार वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे उनने एक अवार्ड भी जो है वो दिया था। मुझे एक्चुअली जो है वो इन लोगों ने बुलाया था। अरे यार उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैसे भूल गया हूँ यार मैं। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रह्म कुमारी। तो उनने जो है मुझे इनवाइट किया था। तो उस समय एक आईएएस ऑफिसर भी थे, मैं था, और भी काफ़ी सारे मतलब सीनियर टीचर्स थे। सबसे यंग मैं ही था उन पूरे ग्रुप में। यानी कि स्पीच देने के लिए जो है बुलाया हुआ था कि आप मोटिवेट करो लोगों को। तो काफ़ी अच्छा मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट रहा था वो भी लाइफ का। पिछले साल मुझे बुलाया गया था। तो 12 जनवरी नेशनल यूथ डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। पीएम मोदी ने विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग 2025 में युवाओं को इंस्पायर करते हुए कहा कि नए भारत का सपना तभी पूरा होगा जब नौजवान आगे बढ़ेंगे। गाइस, विवेकानंद जी की फिलॉसफीज को समझना हर एक नौजवान के लिए काफी जरूरी है, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और इवन आप भी इन सब लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ा करो, पॉडकास्ट सुना करो, इनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में। आजकल तो इतने सारे मीडियम्स हैं, इतना इजी है, वन क्लिक पे आपको सब चीज मिलेगी। पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो देखो, वीडियोस देखो। मतलब कुछ ऐसी चीज करो कि जो आपकी नॉलेज इनपुट बढ़ाए, फालतू में रील्स वगैरह में टाइम वेस्ट करने की जगह। तो विवेकानंद जी की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो गाइस, 1863 में कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी बने। उनका जीवन तब बदला जब उनकी मुलाकात गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में उन्होंने गहन ध्यान लगाकर एनलाइटमेंट प्राप्त किया। बहुत बेहतरीन जगह है ये, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कन्याकुमारी आप जाओगे तो इस लोकेशन पे जरूर जाना। भारत दर्शन में तो आपके बैच को ले जाया जाएगा, यूपीएससी क्रैक करते हो तो। कन्याकुमारी बहुत ब्यूटीफुल जगह, रामेश्वरम। अब सुनो, 1893 में उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन में शिकागो में अपना हिस्टोरिक स्पीच दी। जिन लोगों ने इनकी स्पीच जो है वो नहीं सुनी है, वर्ल्ड रिलीजन 1893 की, तो वो जरूर सुनना। और ये लिख लो, ये फैक्ट कभी कभी पूछा जाता है। शिकागो। और उन्होंने सबको बताया कि भारत के वेदांत और योग की टीचिंग्स कैसे यूनिवर्सल है, कैसे हर जगह काम आती हैं। इनकी स्पीच जरूर सुनना। 1893 में उन्होंने इस चीज के बारे में बात करी, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में, शिकागो के अंदर। योग, वेदांत, ब्रदर्स और सिस्टर्स बोल के जो है वो संबोधित किया। इनकी डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इनको इनका मजाक उड़ाया जा रहा था इनकी ड्रेस को लेकर पहले, इनिशियली। तो इनिशियली आप जब मेहनत करते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, बट एक दिन जब आप ऊंचाई पे टच कर जाओगे, उस चीज को हासिल कर लोगे, तो जो मजाक उड़ाते थे ना,
उनकी हालत खराब हो जाएगी। वो अपने आप को गिल्टी फील करेंगे, महसूस करेंगे कि अरे यार इसने तो कर दिखाया। तो डोंट वरी, अगर आपको कोई मजाक बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बनाने दो। आपको अपने लक्ष्य की तरफ जो है वो बस फोकस करना है कि भाई मुझे आईएएस बनना है, या मुझे एसपी, डीएसपी, या जो भी आपकी आपका गोल है वो गोल दिमाग में रखो और आगे बढ़ते रहो। युवाओं के लिए इनकी क्या टीचिंग्स थी? विवेकानंद जी कहते थे नौजवानों का इनकी जो असली शक्ति उनके कैरेक्टर और सेल्फ कॉन्फिडेंस में होती है। कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप अकेले में करते हो ना, दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर। बाहर तो दुनिया के सामने तो लोग जो है वो एक नकली आईना जो है वो पहनकर घूमते हैं। कई बार आप देखते होंगे। और हुआ है हम लोग की अलग अलग पर्सनालिटी अलग अलग लोगों के सामने। जैसे मैं आप लोग के साथ कुछ कुछ अलग आदमी हूं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ अलग बिहेवियर रखता हूं। मैं अपना पेट जो है दौलत, उसके साथ अलग बिहेवियर रखता हूं। मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा बिहेवियर अलग है। और जब मैं अकेले रहता हूं तो मैं अलग आदमी हूं। तो हर एक इंसान की ये पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सामने। ऑब्वियसली यू गाइस विल गोइंग टू एग्री दैट। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। आप खुद देखो, आप अपने दोस्तों के साथ अलग हो, पेरेंट्स के साथ अलग हो, और खुद के साथ अकेले में अलग हो। तो मेरा मानना ये होता है कि कैरेक्टर डिफाइंस, एग्जैक्ट कैरेक्टर एक इंसान का वो होता है कि जो अकेले में रहता है, जब उसको कोई नहीं देख रहा, और उस समय वो क्या कर रहा है, दैट डिफाइंस द एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। और इसी को जो है वो बढ़िया रखना है कि सोच बढ़िया होनी चाहिए। अकेले भी हैं तो भी किसी को कोसना नहीं है मन ही मन। किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखना है। मैं तो बोलता हूं किसी के बारे में ना अच्छा सोचो ना बुरा सोचो। अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में फोकस करो। सिर्फ अपने ऊपर काम करो कि भाई अपने अपने को अपन को आगे जो है वो बढ़ाना है। इस मैटर में जो है वो सेल्फिश हो जाओ। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उस मुकाम में पहुंचोगे, तब जाकर तो दूसरों की हेल्प कर पाओगे। इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए आपके पास कि किसी की आप बुराई सुनो या क्रिटिसाइज करो। किसी को कोई मतलब नहीं किसी को क्रिटिसाइज करने का। अपने ऊपर भरोसा करो और आगे बढ़ो। ये भी सेल्फ रिलायंस की जो बात कर दी विवेकानंद जी ने। उन्होंने हॉलिस्टिक एजुकेशन का सपोर्ट किया, जो सिर्फ नॉलेज नहीं परंतु कैरेक्टर और रिजॉल्व भी बनाता है। मतलब कि एक इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर इन्होंने जो है वो ज्यादा जोर दिया। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए बस। देखो, इन्होंने 4 पाथवेज के बारे में बात करी: राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। चाहो तो लिख सकते हो वाली चीज। फिर आज भारत के नौजवान कई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं गाइस, लेकिन साथ ही नए प्लेटफॉर्म्स उनको सशक्त भी कर रहे हैं। 1 लाख युवाओं को नेशन बिल्डिंग के लिए एंगेज करना, बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के। इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, यह है विकसित भारत। यंग लीडरशिप में ये चीजें जो है वो कही गई। इसके अंदर 3,000 डायनेमिक पार्टिसिपेंट्स थे 15 साल से 29 साल की उम्र में। 10 क्रिटिकल एरियाज पर बात करी: टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। हमारे नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जो है वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस को अलाइन किया गया। तो ये चीज है। फिर नेशनल यूथ पॉलिसी, विजन फॉर यूथ 2000, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 ने 15 से 29 साल के युवाओं को टारगेट किया था। लेकिन अब नेशनल यूथ पॉलिसी 2024 ड्राफ्ट में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लीडरशिप, इन पर ज्यादा फोकस है। मेंटल हेल्थ और मार्जिनलाइज्ड युवाओं के लिए सेफ स्पेस बनाने पर काम किया जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में मेंटल हेल्थ को भी जो है वो ध्यान देना जो है वो जरूरी है। स्वामी जी कहते थे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कितनी बढ़िया इनकी लाइन जो है वो थी। तो ये लाइन सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक जीवन दर्शन है। एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन आज की जनरेशन के लिए एक रोड मैप है गाइस। और स्वामी जी के आइडियाज इंस्पायर करते हैं कि कैसे एथिकल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो ये चीजें थी। और आज के बाद एक दिन का एक टास्क रखिए
मतलब आपको रोज कुछ ना कुछ, यानी कि आपको फ्री टाइम पे मतलब ये आप चैलेंज लो अपने ऊपर कि कोई नई स्किल्स डेवलप करनी है, हेल्थ पे ध्यान देना है ना। बुरे थॉट्स को जीवन में लेकर नहीं आना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, ना अपने बारे में, ना दूसरे बारे में, ना किसी के बारे में। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है आपको कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा बोलना ही नहीं है। मेहनत करो ना, सब हो पाएगा। लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, अरे हमने तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आती यार। तो नहीं आती तो बेटा कभी जिंदगी में नहीं आ पाएगी। अरे अरे तो हिंदी कितनी डिफिकल्ट है यार। लिखना है बॉस आपको। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी एक लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश पेपर कंपलसरी है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए एक लैंग्वेज पेपर कंपलसरी, यानी कि आप लोग तो हिंदी में ही लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो मेंस लिखना है तो आपको लैंग्वेज पर कमांड तो होनी चाहिए ना भाई, अधिकारी बनने वाले हो आप। अपने आप को बिल्कुल वो मत करो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, कभी बोलना ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल करोगे। तो ये चीज है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। शायद हो सकता है कि कल की क्लास जो है वो ना आ पाए, मैं ना ले पाऊँ। अरे एक्चुअली क्या हुआ था कल, मैंने जब क्लास का टेक्निकल इशू वगैरह जब आया था, मतलब आपके पास 1 बजे करीब क्लास अपलोड हुई होगी, तो मैं क्या लंच जनरली 1 से 2 के बीच में जो है वो करता हूँ। तो मैं क्या चेयर से जैसे ही उठा और मेरा बीपी शूट हो गया। तो अजीब सा लगा मुझे, मतलब वो बोलते हैं ना पूरी बॉडी में एकदम से वीकनेस आ जाना, पसीना पसीना हो गया था मैं पूरा। मैंने बोला कि यार ये क्या हो गया। तो फिर हॉस्पिटल गया मैं। तो वहां पे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया। बट क्या होता है कि मैं सिर्फ एक कंसल्टेशन पे बिलीव नहीं रखता हूँ यार। तो आज मेरे काफी सारे टेस्ट होने वाले, मतलब आज ये लेक्चर आपको 1 बजे जो है वो मिल जाएगा, और 3 बजे का मेरा जो है अपॉइंटमेंट है। तो मैं 2 बजे करीब घर से निकलूंगा। तो आज काफी सारे टेस्ट हैं, और कल मुझे हो सकता है कि आउट ऑफ टाउन जो है वो जाना पड़े, रिपोर्ट अगर गड़बड़ आती है कुछ तो उसके लिए, क्योंकि काफी बार से मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही हैं, हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें। अब देखो क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट कि भाई कुछ उल्टा सीधा ना निकले भाई रिपोर्ट में। वैसे ही आजकल तो कहानी खराब ही चल रही है, क्या बताएं। तो कल अगर बाई चांस लेक्चर नहीं आता है तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संडे वाले दिन जो है वो मैं आपका कवर जो है वो करवा दूंगा, जो भी छूटा रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखो ये वाला टॉपिक भी जो है वो आपके सुनने वाला टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो सुनना। हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो न्यूज़ हम तक पहुंचती है वो कितनी सच है और कितनी गलत है। और अब फैक्ट चेकिंग के लिए एक नए मॉडल का डिस्कशन शुरू हो गया है, जिसका नाम है कम्युनिटी नोट्स। तो ये चाहो तो ये मेंशन कर सकते हो कि कम्युनिटी नोट्स जो है वो क्या है। तो ये बेसिकली एक नया फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है, सिर्फ इतना लिख लो आप, प्रोफेशनल, है ना। और मेटा जो है फेसबुक की पेरेंट कंपनी, और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम फेसबुक की कंपनी है ना मेटा। तो इन्होंने डिसाइड किया ये मेटा का है, ठीक है प्रोग्राम, ये फैक्ट ध्यान में रखना, फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम, कम्युनिटी नोट्स। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है भाई। सोशल मीडिया पे तो आजकल लोग ऐसी ऐसी चीजें डाल रहे हैं, फेक चीजें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते फेक तो नेक्स्ट चीजें तो नेक्स्ट लेवल पे आ गई हैं। देखकर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अरे ये तो असली है, बट एक्चुअल में वो चीजें पूरी नकली होती हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया बिल्कुल खराब ही हो गया है, और आने वाले समय में अभी ऐसा है तो सोचो 5 साल बाद कितनी हालत खराब होगी। तो आओ, व्हाट इज कम्युनिटी नोट्स, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो गाइज, ये कम्युनिटी नोट्स एक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल है, यानी कि इसको चलाएगी कम्युनिटी, जो मेटा ने इंट्रोड्यूस किया है, और इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अप्लाई किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोग अपने आप पोस्ट पर कंटेक्चुअल नोट्स ऐड करें जो क्लैरिटी प्रोवाइड करे। क्या फायदा है इस मॉडल का, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कोई एक अथॉरिटी डिसाइड नहीं करती कि कंटेंट सही है या गलत है। नोट्स तभी पब्लिश होते हैं जब अलग अलग ओपिनियंस वाले लोग उन्हें अप्रूव करते हैं। क्या दिक्कत आ सकती है इसमें, तो प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स की कमी से मिस इंफॉर्मेशन बढ़ सकती है। और ये इंडिया जैसे कल्चरली डाइवर्स कंट्री में कितना इफेक्टिव होगा,
ये अभी क्लियर नहीं है। ये तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही जो है वो पता लगेगा। तो ये चीजें हैं। अब सुनो, चिंता वाली बात यही है कि इंडिया में इस मॉडल के चैलेंजेस हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले, कितने सारे कल्चर्स वाले लोग हैं। मतलब कितने कल्चर्स हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं। ऐसे में एक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल काम करेगा या नहीं, ये सोचने की बात है। मिस इन्फॉर्मेशन की वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है क्योंकि सभी यूजर्स प्रोफेशनल नहीं होते इसमें। इलॉजिकल बायस डोमिनेट कर सकते हैं जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को और बढ़ावा देगा, यानी कि डिवीजन कर देगा। वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर लोग जो है वो बटे हुए हैं अलग अलग सोच को लेकर। आप देखिए सोशल मीडिया पे कोई भी, आप देखेंगे कि कोई भी फोटो जो ट्रेंडिंग हो रही है, वीडियो ट्रेंडिंग हो रहा है, उसके कमेंट में देखिए आप, चाहे हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई होगी, चाहे किसी कम्युनिटी को लेकर लड़ाई होगी। दौलत का एक वीडियो जो है वायरल हो गया था। उसमें करीब 2.5 करोड़ जो है वो व्यूज हैं। और उसके कमेंट्स में जब चेक करता हूं तो मेरा होता है दिमाग खराब कि लोगों की सोच देखो भाई, मतलब कितनी घटिया लेवल तक जो है वो जा सकती है। और आजकल गाली बकना जो है वो एक ट्रेंड बना लिया है लोगों ने। ये समय रहना जैसे जो लोग हैं, मतलब ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, अब लोग क्योंकि उनको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि लोगों को मजा आ रहा है, अच्छा लगता है, हाँ यार हंसी आ जाती है। बट चीप चीज में जो है वो मूर्ख लोग ही हंसते हैं, चीप जोक्स पे। यू गाइज आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेशनल लोग हो आप कॉमन मैन नहीं हो कि सड़ा सा किसी ने जोक मार दिया, दो दो गाली लगा के तो हंसने लगे हाँ ही हूँ। आप एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी बनने वाले हो आने वाले समय में। तो ये छोटे मोटे शौक मत पालो, ये कॉमन मैन के शौक होते हैं ये सब, ही हा हू करना। कभी किसी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट को देखा है ऐसा करते हुए? कभी नहीं देखोगे। दैट इज अ कैरेक्टर यू हैव टू बिल्ड। ये कैरेक्टर बनाना है आपको, ये पर्सनालिटी बनानी है कि इस तरह के जोक पे जो है आप मुस्कुराओ भी मत। ये कोई जोक होता है? किसी को गाली बक दी, किसी के बारे में बुरा बोल दिया, किसी के कैरेक्टर को असासिनेट करके हंस रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे वाह कितना बढ़िया काम किया है। रोस्टिंग तो आजकल कल्चर बन गया भाई। लोग एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, चलो छोड़ो। ये यही सब चीजें तो आप लोग को सुधारनी है भाई। और यही सब रोस्टिंग के कारण लड़ाई हो रही है, एंगर इश्यूज हो रहे हैं लोगों के अंदर, ईगो प्रॉब्लम हो जा रही है। एक ने एक को गाली बकी तो दूसरा भी दूसरे को बक रहा है, फिर लड़ाई हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। लोग कम्युनिटी के नाम पर जो है वो गाड़ियों के पीछे जो है वो अपना वो कम्युनिटी का मेंशन जो है वो कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट द डिवीजन इज। अब ये बात जो हम कर रहे हैं कम्युनिटी नोट्स की, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक प्रोपोगेंडा कम्युनिटी अपना चला सकती है और फेक न्यूज को भी जो है वो ट्रू कर सकती है, उसको अगर ज्यादा सपोर्टर्स जो है वो मिल गए तो ये गड़बड़ वाली चीज जो है वो इंडिया के अंदर हो सकती है। तो फैक्ट चेकिंग मैटर जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? तो फैक्ट चेकिंग का इंपॉर्टेंस गाइज ये है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करके मीडिया की क्रेडिबिलिटी बनाए रखना जरूरी है। इलेक्शंस के टाइम मिस इन्फॉर्मेशन काफी नुकसान कर सकते हैं। डीप फेक्स और वायरल र्यूमर्स को टैकल करना सिर्फ एक्सपर्ट सिक्योरिटी से ही पॉसिबल है। तो ये चीजें हैं। अब यही चैलेंजेस हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आपको और क्लैरिटी देंगे। फेक वीडियोस देखिए आप, दंगे तक करवा देती है। फॉल्स क्लेम्स जैसे कि करेंसी पर चिप होने की बात देखो, क्या बेवकूफी वाली बात करी थी एक टाइम पर लोगों ने कि 2000 का जो नोट अभी बंद किया है, बोलते थे उस पर चिप लगी हुई है, नए 500 के नोट पर चिप लगी हुई है। कि और इवन ये उसमें भी चला है यार, न्यूज मीडिया में चला है कि जमीन के नीचे गाड़ा भी रहेगा तो भी सैटेलाइट के थ्रू ढूंढ लिया जाएगा। अरे यार, हद है मजाक करने की। इमेजेस का मिसयूज करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शो करना होता है कई बार, उल्टी सीधी, मतलब कोई किसी और की इमेज जो है वो लगाकर पॉपुलैरिटी गेन करने लगना। तो फेक न्यूज के लिए इंडिया में कुछ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। फेक न्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन
है, और आईपीसी और आईटी एक्ट के सेक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। ये फेक न्यूज को टैकल करने के लिए इंडिया में ये सब फ्रेमवर्क जो है वो काम करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और मीडिया लिटरेसी को एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाना जरूरी है। मल्टीलिंगुअल एआई टूल्स का उपयोग किया जाए जो इंडिया के डाइवर्स लैंडस्केप के लिए इफेक्टिव हो। क्लियर लीगल डेफिनेशन और रेगुलेशन होनी चाहिए जो फ्री स्पीच को भी रिस्पेक्ट करे। तो गाइस, कम्युनिटी नोट से एक इनोवेटिव आइडिया है, पर इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में इसका काम करना एक बड़ा चैलेंज होगा। तो हमें एक बैलेंस बनाना होगा प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग और कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल्स के बीच में। तो ये था पूरा वाला टॉपिक गाइस, कि फेक न्यूज का खतरा और मेटा का ये नया कम्युनिटी नोट्स मॉडल। याद रखना प्रीलिम्स में यही आएगा, मेटा के नए कम्युनिटी नोट्स मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो। बाकी जो चीजें मैंने आपको नोट डाउन करवाई है, बस वो चीज जो है वो आप लिख लीजिए, दैट्स इट। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए अब आगे की जो है वो बात करेंगे। तो देखो, डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं, नोमैडिक ट्राइब्स क्या है, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स क्या है, इनके चैलेंजेस क्या है, इनके सोल्यूशन क्या है, तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि कुछ कम्युनिटीज को ब्रिटिश एरा में बॉर्न क्रिमिनल्स कहा गया था, बॉर्न क्रिमिनल्स। और ये जो स्टिग्मा है ये आज भी इन ट्राइब्स को इंपैक्ट करता है कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ, बॉर्न क्रिमिनल्स की पैदा होगा और वो क्रिमिनल ही बनेगा। तो ये तो गलत था ना भाई, कि किसी के ऊपर आपने जो है वो लांछन लगा दिया, किसी कम्युनिटी के ऊपर, पूरी ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर। पता क्यों किया था ब्रिटिशर्स ने ऐसा, कोई बता सकता है? ब्रिटिशर्स गाइस चाह रहे थे कि ये जो ट्राइबल लोग हैं ये जंगलों में घूमते थे, जंगलों में रहते थे, इनका कोई ठिकाना नहीं था। ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि इनको एक जगह पे सेटल करो। क्यों? अरे भाई, ब्रिटिशर्स को उन लोग को कंट्रोल करना था, पहली चीज। दूसरा, इनसे टैक्स की वसूली करनी थी जो हो नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको तो रेवेन्यू चाहिए था। अब घूमते हुए इंसान को ना आप कंट्रोल कर सकते हो, उसका एक परमानेंट रेसिडेंट हो तब तो सामने वाले को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के परस्पेक्टिव से ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया। और डरते भी थे ब्रिटिशर्स इनसे, क्योंकि इनका कोई ठिकाना नहीं। ब्रिटिशर्स को मार पीट के भग गए, कभी इधर कभी उधर। तो ये लोग चाह रहे थे कि भाई ये सेटल्ड हो, जिससे कि इनको कंट्रोल करना इजी हो सके। तो देखो यार, रीसेंट न्यूज सामने जो है वो क्या आई, इसके बारे में हम बात करें तो डी नोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स को कास्ट सर्टिफिकेट्स मिलने में दिक्कत होती है, जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स तक एक्सेस को लिमिट करता है। अब इन लोग, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं गाइस, तो इनको अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो स्कीम्स का बेनिफिट कैसे ले पाएंगे। सीड स्कीम, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए सीड स्कीम लॉन्च हुई है, पर इसका इंप्लीमेंटेशन काफी कमजोर है। सीड स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी, यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स। और इसने एक इडेट कमीशन हम लोग को 2017 का देखने को मिलता है। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमीशन का नाम जो है वो ध्यान में रखिएगा। राइट, इडेट आयोग 2017 का। इस पर्टिकुलर कमीशन ने काफी रिकमेंडेशन दी थी, पर उनको इंप्लीमेंट करना अभी पेंडिंग है। तो आओ डिटेल में चीजों को जो है वो समझेंगे। तो पहली चीज तो यह है कि ब्रिटिश एरा में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 लाया गया, जिसने कई ट्राइब्स को क्रिमिनल बाय बर्थ डिक्लेयर कर दिया। 1952 में इन ट्राइब्स को डी नोटिफाई किया गया, पर लांछन आज भी इनके ऊपर है। आप सोचिए, जब जमीन और घर का एक्सेस ही नहीं मिलेगा तो इकोनॉमिक और सोशल वल्नरेबिलिटी तो होगी ना यार, लोग पिछड़े रहेंगे। भाई किसी के पास ना जमीन है, ना घर है, ना रहने की व्यवस्था, ना ठिकाना कोई, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो डेवलपमेंट कैसे कर पाएगा, वो ग्रोथ कैसे कर पाएगा, है ना। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। देखो, इडेट कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था 1526 डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोटिफाइड ट्राइब, एसएनटी कम्युनिटीज। तो 269 रिमेन अनक्लासिफाइड अंडर एससी एसटी ओबीसी, मतलब कि उनको किसी कैटेगरी, डी नोटिफाइड का मतलब ही ये हो रहा है कि उनको किसी कैटेगरी में नहीं डाला गया है। समझ रहे हो आप? तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, सेमी नोमैडिक ट्राइब एसएनटी, तो उनको उस पर रखा ही नहीं गया है किसी कैटेगरी में। काफी सारे इंडिविजुअल स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाए, बट मिल नहीं पा रहा।
ऐसे ही एक कमीशन का नाम और लिख देना आप, ये रेन के कमीशन। इसने एस्टिमेट किया कि इनकी पॉपुलेशन 10 से 12 करोड़ थी 2005 में, और अब 25 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं जो इन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डी नोटिफाइड, नोटिफाइड, सेमी, ये नोमैडिक ट्राइब्स। तो ये चीज है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। सीड स्कीम 2022 में लॉन्च हुई थी, पर बहुत स्लो चल रही है ये। 29 राज्यों में लोग कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ले पाते, सब कास्ट नेम वेरिएशन के कारण ये हो रहा है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो मिल नहीं पा रहा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने वाली बात है कि क्या इशू, क्या मुद्दा चल रहा है। आज तक डेवलपमेंट बोर्ड का फुल टाइम चेयरमैन अपॉइंट ही नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्लेंट्स कमेटी भी अवेलेबल नहीं है कि जहां पर लोग जाकर कंप्लेंट कर सकें। देखो कंप्लेंट कमेटी नहीं है, क्या करेगा आदमी। तो यही चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। तो सरकार ने ईडेट कमीशन का रिकमेंडेशन था एक परमानेंट कमीशन बनाओ और सब कोटा प्रोवाइड करने की बात की गई। सीड स्कीम, फ्री कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग सपोर्ट, और 200 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई इस स्कीम के तहत कि भाई जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनको अपलिफ्ट किया जाए, डी नोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स को। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डीएनटी स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन इन सब प्रयासों के बाद भी रिजल्ट जो है वो मिल नहीं पा रहा है। नानाजी देशमुख इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है, इसके तहत जो है वो हॉस्टल कंस्ट्रक्शन स्कीम्स जो है वो लाई गई। तो आप लिख सकते हो, ये वाली चीज लिख लो, डॉक्टर अंबेडकर की स्कॉलरशिप, ये नानाजी देशमुख इनिशिएटिव, है ना। ये सीड स्कीम के बारे में इसका पूरा फुल फॉर्म लिख लेना जो मैंने भी आपको बताया। फ्री कोचिंग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, प्रोफेशनल कोर्सेज, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग असिस्टेंस, ये सब चीजें दी जा रही। 200 करोड़ रुपए की स्कीम है ये, 5 सालों में 200 करोड़ रुपए जो है वो लगाने हैं। बट काम ही नहीं हो पा रहा क्योंकि लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है जिससे कि वो इन सब स्कीम का बेनिफिट जो है वो ले सकें। तो क्या करें हम, तो देखो यार, डीएनटी को एससी एसटी ओबीसी फ्रेमवर्क में क्लासिफाई करने की जो प्रोसेस है वो तेज कर दो। एनजीओस के थ्रू सीड स्कीम का आउटरीच बढ़ाया जाए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाई करें। लीडरशिप रोल्स के लिए इन कम्युनिटीज को रिजर्व करें और कास्ट सेंसस कंडक्ट करें। परमानेंट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवियंस कमेटी जो है बनाई जाए जहां पर लोग एटलीस्ट अपनी शिकायत तो कर सकें। तो गाइज ये था एक डिटेल एनालिसिस डीएनटी एनटी एसएनटी के चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की हमने बात करी। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके अंदर, तो जो चीज मैंने आपको बताई है नोट डाउन करने की, सिर्फ वो चीज जो है वो नोट डाउन करी है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सॉवरेन एआई। अब देखो जहां सॉवरेन शब्द यूज हो गया वहां समझ लो सरकारी की बात हो रही है। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना सॉवरेन बॉन्ड्स के बारे में, सरकारी बॉन्ड्स, है ना। तो ये इंडिया का सॉवरेन एआई डिजिटल इकोनॉमी में एक नया इतिहास रच रहा है, या फिर आप कह सकते हो एआई सुपर कंप्यूटर्स और डिजिटल इकोनॉमी का फ्यूचर है। सोवरेन एआई इंडिया का 1 ट्रिलियन US डॉलर का मिशन 2028 तक का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सोवरेन एआई का मतलब जो है वो समझ लो आप, डेफिनेशन। तो सॉवरेन एआई का मतलब एक ऐसा एआई सिस्टम का कंसेप्ट है जो एक कंट्री के अंदर ही डेवलप और डिप्लॉय हो बिना किसी फॉरेन डिपेंडेंसी के। इसके फायदे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपना खुद का एआई सिस्टम बनाएं, क्योंकि फॉरेन कंट्री का होगा तो वो एआई इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। किसी दूसरी कंट्रीज के अंदर काफी सारे पॉलिटिकल एजेंडास, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के क्रिएट करवा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि नहीं, स्कैम किया जा सकता है लोगों के साथ। बट अगर हमारा खुद का अपना एआई सिस्टम होगा जो हमारे खुद के नेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करें, तो ये कितना फायदेमंद होगा, है ना। मतलब आपका डेटा कंट्री के अंदर ही सेफ रहेगा, प्रिवेसी और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी खत्म होगी और अपना खुद का डोमेस्टिक इनोवेशन बढ़ेगा। एआई से नई इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी और इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी, तो काफी फायदे हैं इसके। तो ये लिख लेना कि इंडिया का जो है वो 1 ट्रिलियन US डॉलर को हम टारगेट कर रहे हैं 2028 तक। और
ये बेसिकली हम कैसे जो है वो पॉसिबल करेंगे इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके, ब्रैकेट में इसको डाल देना। सॉवरेन एआई डेवलप कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हमारा खुद का एआई, सरकारी एआई, एआई सुपर कंप्यूटर्स, इंडिया एआई मिशन, इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो इन सब चीजों में हमने ऑलरेडी जो है वो काफी वो किया हुआ है। आपने सुना होगा कि 2018 के बाद एआई एआई की स्पीड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। देखिए आप 2018 के बाद से ही आपको इनिशियली देखने को मिलता था, आज की डेट में तो सबको एआई पता है, और हर एक इंडस्ट्री में एआई शुरू हो गई भाई, हर एक इंडस्ट्री में। 2018 में एआई मॉडल्स के पैरामीटर 340 मिलियन थे, और आज चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे मॉडल्स देखिए आप 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स तक पहुंच चुके हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये एक तरह का एआई का इंटरनल सिस्टम है जो हर मॉडल को स्मार्ट बनाता है। एआई की कुछ एप्लीकेशंस आइए समझते हैं, मतलब कहां कहां पर आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हो, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है। गवर्नेंस, एआई से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पब्लिक सर्विस काफी बेहतर हो सकती है। एआई को पायलट्स जैसे टूल्स हेल्थ केयर, डिफेंस और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो एआई के लिए सबसे जरूरी चीज है सेमीकंडक्टर्स। इंडिया अब इस एरिया में सेल्फ रिलायंस की तरफ फोकस कर रहा है, मतलब अपनी खुद की चिप प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को हम डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल होगा, और इसलिए इसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर जो है वो रखा गया है, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को। मिशन इंडिया एआई के अंडर एआई सुपर कंप्यूटर्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ये क्या करेगा? डिफेंस, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में नए इनोवेशन को सपोर्ट करेगा। तो हम अपना खुद का जो है वो सुपर कंप्यूटर एआई जो है वो तैयार कर रहे हैं। बट गाइस, इंडिया के सामने काफी सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे ग्लोबल कंपटीशन और एथिकल एआई का क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल एआई इनिशिएटिव जैसे कि 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग और ग्लोबल एआई कॉम्पैक्ट जैसे कोऑपरेटिव एग्रीमेंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही हैं हालांकि। और इंडिया का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि ग्लोबल एआई लीडर बनना और 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी अचीव करना बाय 2028। ये हमारा टारगेट है जो मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया है। तो सॉवरेन एआई और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल सिर्फ गाइस टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो पूरा आने वाला क्या, करंट पीरियड चल ही रहा है डेटा का, है ना। डेटा ही सब कुछ है आज की डेट में, जो भी है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत जरूरी है। वाइल्ड फायर, जंगल में आग लगना, फॉरेस्ट फायर, ये इंसिडेंट जो है वो आपको हर 2-3 महीने में देखने को मिल ही रहे हैं, जो कि बहुत चिंता वाली बात है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब स्थिति जो है वो बनती जा रही है। तो हम बात करेंगे एक मुद्दे के बारे में जो कैलिफोर्निया तक सिर्फ सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लिए एक वार्निंग है। क्लाइमेट क्राइसिस और कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर। तो जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में लिखने के लिए काफी सारे पॉइंट्स अभी आपको मिल जाएंगे। तो कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर्स के बारे में बात करेंगे, आग के कहर के बारे में। तो रीसेंट न्यूज के मुताबिक लॉस एंजलिस में 3 बड़े वाइल्ड फायर देखने को मिले हैं। इनका असर इतना ज्यादा है कि डेंसली पॉपुलेटेड और पॉपुलेटेड जो एरियाज है उसमें लार्ज स्केल इवैक्यूएशन हो रहा है, यानी कि काफी सारे लोग जो है वो भाग रहे हैं घर छोड़ छोड़कर, उनको निकालना पड़ रहा है। फायर फाइटर्स इन्हें कंट्रोल करने के लिए पिंक फायर रिटार्डेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी अपने साथ एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न लेकर आता है। पिंक फायर रिटार्डेंट्स लिख लो, ये पिंक फायर रिटार्डेंट्स, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे क्या है ये। अब देखो, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं कि कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर हुई है, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, एग्जांपल के तौर पर पता होना चाहिए, बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ चीजें समझ लो आप कि भाई क्यों आज की डेट में इतने वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक को हम सिर्फ कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि क्यों इतने वाइल्ड फायर हो रहे हैं। हालांकि एनवायरमेंट के टॉपिक में आप जो है वो इन सब चीजों को भी पढ़ोगे, तो इसलिए इससे रिलेटेड नोट्स नहीं बनाने, ये जीएस वाला टॉपिक है, सिर्फ सुनो। देखो यार, पहले तो होता है नेचुरल फैक्टर, बिजली चमकी, है ना। ड्राई सीजन में बिजली चमकती है तो उसके कारण से
पेड़ में आग लग जाती है ना, और फिर एक आग लगी तो अनकंट्रोल फायर जो है वो शुरू हो जाती है, एक के बाद एक के बाद एक कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन 2022-23 के हैवी रेनफॉल से वेजिटेशन काफी डेंस हो गई थी, यानी कि बहुत पेड़ पौधे जो है वो उग गए थे बारिश होने के कारण, जो 2024-25 के ड्राई विंटर्स के बाद एक तरह का फ्यूल बन गया, क्योंकि जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होंगे और वो ड्राई एरिया होगा, और उस समय जब ये आग पकड़ेगी तो और कहर ढाएगी। हुआ यही, मॉइस्चर की कमी प्लांट्स के अंदर, मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग में बदल सकती है, सूख गया ना पेड़ क्योंकि। और सेंटा एना विंड्स, ये हाई प्रेशर विंड्स काफी ड्राई और वार्म होती है, जो फायर को और ज्यादा स्प्रेड करने में हेल्प करती हैं। तो ये चाहो तो ये लिख सकते हो सेंटा एना विंड्स, इसके नोट्स बना लो, ये प्रीलिम्स पे आ सकता है। ये पावरफुल विंड्स है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है लिख लो। ये हाई प्रेशर सिस्टम हम लोग को ग्रेट बेसिन पे देखने को मिलता है, और ये अक्टूबर और जनवरी के बीच में जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। ये सेरा नेवाडा और सेंटा एना माउंटेन्स भी वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है यूएस में। तो वहां पर जो है वो ये विंड जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है कि होती है, और इसके कारण से आग जो है वो बढ़ जाती है। तो ये हो गया भाई नेचुरल फैक्टर्स हमने देखे कि भाई क्लाइमेट चेंज, ये विंड हो गया, और ये इसके कारण से कैलिफोर्निया में आग लगी। दूसरा, यूएस नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक 85% वाइल्ड फायर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती हैं। एग्जाम्पल, लोग जो है पिकनिक मनाने गए, कैंप फायर किया उनने, और उसको प्रॉपर तरीके से बुझाया नहीं, निकल लिए, तो उसने आग पकड़ ली जंगल में। कई बार ये जो पावर लाइंस जो होती हैं इसमें फॉल्ट होता है। कई बार गाड़ियों में हम लोग को देखने को मिलता है, गाड़ियां आसपास चलती है ना, तो उनके कारण भी कई बार फ्यूल वगैरह जो है वो गिर जाता है, चिंगारी लग गई, कुछ भी हो सकता है इस प्रकार की एक्टिविटीज। कई बार लोग जानबूझ के मजे मजे के लिए लगा देते हैं आग, वो भी एक समस्या है। तो गाइस, वाइल्ड फायर के इफेक्ट सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं होता, ये इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सोसाइटी, सबको जो है वो इम्पैक्ट करता है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती हैं, फिर दोबारा से उन प्रॉपर्टी को बनाओ तो उस पर बहुत पैसा लगता है। इंश्योरेंस क्लेम और प्रोडक्टिविटी का लॉस लोकल इकोनॉमीज पर प्रेशर डालता है। पॉल्यूशन तो होता ही है, अब जंगल में आग लग जाएगी तो एयर पॉल्यूशन सोचिए कितना होगा, कितने पार्टिकुलेट मैटर, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होंगे। हाई टेम्परेचर के कारण जमीन के न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे खत्म हो जाते हैं, जो जमीन को बंजर बना देते हैं। अब जंगल के अंदर इतने सारे एनिमल्स की, प्लांट्स की प्रजाति होती है, सब नष्ट हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी में नुकसान पहुंचता है। लोग अपने घर को छोड़कर जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। अब किसी क्षेत्र से रिलेटेड उनको एक इमोशनल कनेक्शन होता है, जब आप दूसरी जगह शिफ्ट होगे तो आपको बहुत सारी परेशानी फेस करनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। तो ये सब चीजें हैं। अब ये मैंने आपको बोला था कि लिख लेना पिंक फायर रिटार्डेंट्स। आओ इसको हम लोग समझते हैं, दो धारी तलवार है ये, डबल एज स्वॉर्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कैलिफोर्निया में पिंक फायर रिटार्डेंट्स काफी कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन इनके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, यानी कि कुछ चीजें अच्छी हैं इनकी, कुछ चीजें बुरी हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स पे। इसके एडवांटेज क्या है? तो ये रिटार्डेंट्स पिंक कलर के होते हैं, जो फायर फाइटर्स को फायर लाइन को टारगेट करने में मदद करते हैं, फायर ब्रेक्स बनाने में इफेक्टिव होते हैं, जो वल्नरेबल एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब चिंता यह है कि जब ये मार्किंग करते हैं, यानी कि ये बेसिकली एक बैरियर बना देते हैं कि इससे आगे आग नहीं जा पाएगी, तो जब ये छिड़का जाता है तो इसमें मेटल्स जैसे क्रोमियम और कैडमियम होते हैं, जो हेल्थ रिस्क जो है वो बढ़ाते हैं। फिर इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो पानी जो है वो खराब हो जाता है, एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है वो काफी नुकसान होता है, मिट्टी खराब हो जाती है ना। तो अब बात करते हैं इंडिया इससे क्या सीख सकता है। इंडिया की बात करें, यानी कि इन सब इशू से इंडिया जो है वो क्या सीखेगा। तो पहली चीज तो हम लोग को देखने को मिल रही है इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके मुताबिक 35.47% फॉरेस्ट कवर जो है वो फायर प्रोन है, यानी कि आग लगने की उसमें समस्या है। ये लिख लो, ये फैक्ट आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो। बढ़ता हुआ टेम्परेचर और एकदम से ही जो मानसून जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो चेंज हो रहा है, ये इशू को और बढ़ा देता है। तो हम क्या करें, तो हमें बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पर फोकस करना पड़ेगा,
कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी कि भाई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को कम्युनिटी कम करे। इको फ्रेंडली फायर रिटार्डेंट्स पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि ऐसे फायर रिटार्डेंट्स हो जो इको फ्रेंडली हो। तो गाइस कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर एक रिमाइंडर है क्लाइमेट क्राइसिस को, और आज की डेट में देखो ना आप कितने सारे वाइल्ड फायर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर ही कितने सारे तो वाइल्ड फायर्स हम लोग को नजर आता है। यस। अब देखो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने वाला। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट के फ्यूचर ट्रेंड्स बाय 2030 के बारे में हम बात करेंगे। तो ये गाइस न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि आपके एग्जाम के लिए, मेंस के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है। हम समझने वाले हैं कि दुनिया के रोजगार का पैटर्न कैसे बदल रहा है, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न पूरे दुनिया भर में कैसे बदल रहा है। पिछले हफ्ते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 रिलीज किया, जो 55 कंट्रीज, 22 इंडस्ट्रीज और 14 मिलियन वर्कर्स पर आधारित था। यानी कि एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी ये, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025, लिख लो। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक 78 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन यहां एक कैच है, कौन सी जॉब बढ़ेंगी और कौन सी जॉब्स कम होंगी, इसका पूरा आइडिया लेना जरूरी है। तो ये भी लिख सकते हो कि रिपोर्ट ने यह बताया कि 78 मिलियन जॉब्स पूरे दुनिया भर में 2030 तक बढ़ेगी। ये दो चीज लिख लो। अब सुनो क्या चीजें इस रिपोर्ट के अंदर आई हैं। तो बिग डेटा स्पेशलिस्ट, AI इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और फिनटेक एक्सपर्ट्स की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। यानी कि आपके घर परिवार में कोई बच्चा है, बच्ची है, अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन फील्ड में जो है वो उनको डाल दो। इससे उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ये फील्ड जो है वो काफी बढ़िया है। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट, इन सब का करियर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट। तो ये वाली चीज है, आप अपने घर परिवार वालों को बता सकते हो। सरप्राइजिंग बात यह है कि फार्म वर्कर्स और डिलीवरी पर्सनल की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी और डिजिटल एक्सेस पर फोकस बढ़ रहा है। बट अब दिक्कत कहां पर है ये सुनो। बैंक टेलर्स, पोस्टल सर्विस क्लर्क्स और डेटा एंट्री क्लर्क्स, ऐसे रोल्स ऑटोमेशन की वजह से कम हो रहा है। एजिंग पॉपुलेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से कैशियर्स और एडमिन रोल्स का स्कोप भी गिर गया है। तो ये सब इश्यूज हम लोग को, यानी कि इन एरियाज पर अगर कोई है तो भाई वो अभी बहुत बुरी पोजीशन पर है। तो आज की डेट में लोगों को टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी घर में बच्चा है तो उसको इन सब फील्ड में डलवाओ। अब सुनो क्यों चेंजेस आई है। तो एक तो यार देखो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया, ऑटोमेशन रिपीटेटिव टास्क को रिप्लेस कर रहा है, और नए रोल जैसे कि AI और रोबोटिक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ रही है। एम्प्लॉयर्स अब डिजिटल स्किल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई जिसके पास डिजिटल स्किल है जो उनकी मार्केटिंग में हेल्प करे, तो उसको जो है वो रख रहा है। फिर क्लाइमेट चेंज को कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। कार्बन एमिशन रिड्यूस करने की वजह से इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। हाई इनकम कंट्रीज में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी, और कंट्रीज जैसे कि इंडिया एजुकेशन और टैलेंट मैनेजमेंट के लिए लीड करेगी। राइजिंग जियो पॉलिटिकल टेंशन, आज की डेट में कितनी ज्यादा टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी और ऑफशोर ऑपरेशंस में नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो यही चीज है, इंडिया के अंदर AI स्किल एनरोलमेंट सबसे ज्यादा है, और हम सेमीकंडक्टर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी में आगे हैं। 2030 तक इंडिया और सब सहारन अफ्रीका दुनिया की वर्कफोर्स का 2/3 सप्लाई जो है वो करेगा। बट चैलेंजेस भी हैं। ऑटोमेशन की वजह से रिपीटेटिव जॉब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए टेक ड्रिवन रोल्स लाना मुश्किल होता जा रहा है। AI, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड ज्यादा है,
लेकिन ट्रेन प्रोफेशनल्स की कमी है। अर्बन रूरल डिवाइड की वजह से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं मिल पा रही है। दीज आर द मेजर इश्यूज। तो क्या करें भाई? तो लोगों को भाई अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपस्किलिंग। गवर्नमेंट, बिजनेसेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिलकर सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। डिक्लाइनिंग रोल से ग्रोइंग इंडस्ट्री तक ट्रांजिशन के लिए करियर पाथवे क्रिएट करने पड़ेंगे, जिससे कि लोग जो है वो अपने करियर को स्विच कर सकें। रीस्किलिंग इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होगा। डाइवर्सिटी, रिक्रूटमेंट और फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस को प्रमोट करना होगा। कंपनीज को स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए कि जहां ह्यूमंस और एआई मिलकर काम कर सकें। ट्रांसपेरेंट पे स्ट्रक्चर और बेनिफिट्स ऑफर करना रिटेंशन इंप्रूव कर सकता है। बट ये प्राइवेट कंपनीज कुछ नहीं करती हैं। इन लोग को जो है वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होता है, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए तो मेंटल इश्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो है वो काम से इतने परेशान जो है वो हो चुके हैं कि जो है वो काम छोड़कर जो है वो साधु बाबा बन गए। अभी आईआईटी बाबा के बारे में पता ही होगा आपको, जो बड़े ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये डिस्कशन गाइस हमें सिर्फ डेटा नहीं देता है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी समझाता है कि आप फ्यूचर रेडी कैसे बन सकते हो, या अपने घर परिवार में कैसे छोटे बच्चों को रेडी कर सकते हो फ्यूचर के लिए। तो ये 2030 का जॉब का गेम प्लान है कि फ्यूचर रेडी कैसे बने। तो इन सब एरियाज पर काम कर लिया तो फ्यूचर रेडी हो जाओगे। अब 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, अच्छे से क्वेश्चन को पहले देख लो, फिर जो मैं बता रहा हूं वो सुनो, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अक्सर, हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रीलिम्स वगैरह में आते ही हैं। तो हम जो है वो बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले टनल्स के बारे में। तो जेड मोर और जोजीला टनल, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जेड मोर टनल की बात करें तो ये टनल कश्मीर में आपको जो है वो देखने को मिलता है, गंडेरबाल डिस्ट्रिक्ट में। और ये 8,650 फीट की हाइट पर है। पहले जब श्रीनगर से लद्दाख जाना होता था तो ये रूट सर्दियों के टाइम बंद हो जाता था, लेकिन जेड मोर टनल की वजह से अब ये रूट 12 महीने ओपन रहेगा। ये टनल गाइस सिर्फ कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं करता, बल्कि श्रीनगर और लद्दाख के बीच के रास्ते को 6 किलोमीटर छोटा कर देता है। आप समझ रहे हो ना कि कितना ज्यादा टाइम और फ्यूल अब बच सकता है। 6 किलोमीटर पूरा रास्ता कम हो जाएगा। अब जोजीला टनल की बात करें, यह भी एक बहुत बेहतरीन मार्वल है, मास्टरपीस है इंजीनियरिंग का। ये एक टनल ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल है। और इसकी टोटल लेंथ 14.15 किलोमीटर की है, और इसका पर्पस है श्रीनगर को कारगिल और लेह से कनेक्ट करना। इस टनल के बनने के बाद लद्दाख के लोगों की जिंदगी काफी बदल गई। पहले सर्दियों में ये एरिया अलग सा हो जाता था, लेकिन अब बिना किसी रुकावट के इजीली ट्रैवल किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि ये दोनों टनल्स टनल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो पहली चीज तो लद्दाख और कश्मीर का लिंक अब कभी ब्रेक नहीं होगा, ईयर राउंड कनेक्टिविटी होगी। आर्मी के लिए भी ये रूट बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज तक सप्लाईज इजीली पहुंचाई जा सकती हैं। लद्दाख एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अब टूरिस्ट का फ्लो जो है वो और बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी डेवलपमेंट है। तो जोजीला टनल का नाम गई जोजी पास के ऊपर रखा गया, ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। जोजी पास वहां पर है, इसलिए इसका नाम जोजीला टनल रख दिया गया। और जोजी पास एक बहुत ही टफ माउंटेन पास है, और इसको क्रॉस करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। लेकिन अब इस टनल की वजह से ये सफर जो है वो काफी कंफर्टेबल बना है। और अगर इंसान एक टफ माउंटेन को पार कर सकता है, तो आप सिविल सर्विसेज तो क्रैक ही कर सकते हो, है कि नहीं? तो आइए, अ, हमने इसके बारे में जो है बात करी, अब ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखने की, कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखो ध्यान से सुनो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। क्रायो बेबी कोरल्स की यहां पर जो है वो बात हो रही है, या क्रायो बॉर्न बेबी कोरल्स। ग्रेट बैरियर रीफ्स को बचाने की ये कोशिश जो है वो की जा रही है। तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो 90% से ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आएगा। आपने सुना होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम में से एक है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरे में, आपने सुना ना, कोरल रीफ्स ब्लीचिंग हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जा रहा है, तो इसका जवाब छुपा है क्रायोबॉर्न बेबी कोरल्स में। तो आओ इसको सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या क्रायोबॉर्न बेबी कोरल्स। तो गाइज ये वो छोटे कोरल बेबीज हैं जो क्रायो प्रिजर्व्ड स्पर्म से बनाए जा रहे हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है किसी चीज को बहुत ठंडे टेम्परेचर पर फ्रीज करके स्टोर करना, ताकि उसकी क्वालिटी खराब ना हो। ऑस्ट्रेलिया के क्रायोडाइवर्सिटी बैंक में दुनिया का सबसे बड़ा कोरल स्पर्म का कलेक्शन है, 32 प्रजातियों का। साइंटिस्ट इन्हें ग्रेट बैरियर रीफ से कलेक्ट करते हैं और बाद में फ्रीज कर देते हैं। फिर इन स्पर्म का उपयोग करके हीट टॉलरेंट कोरल्स बनाए जा रहे हैं जो हाई टेम्परेचर को सरवाइव कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्रेट बैरियर रीफ्स को क्लाइमेट चेंज और ओशियन टेम्परेचर के बढ़ने के खतरे से बचाना। हीट टॉलरेंट कोरल्स को इंट्रोड्यूस करके रीफ के इकोसिस्टम को सस्टेन करने में यह हेल्प करेगा। और यह समझना आपके लिए जरूरी है कि ग्रेट बैरियर रीफ सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां हजारों मरीन स्पीसीज रहती हैं। और अगर यह खत्म हो गया तो मरीन लाइफ पर एक बहुत बड़ा असर होगा और साथ ही ह्यूमन लाइफ भी इंपैक्ट होगी। तो क्रायोबॉर्न कोरल गाइस सिर्फ ग्रेट बैरियर रीफ के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोरल रीफ्स के लिए एक उम्मीद की तरह है। और अगर यह सक्सेसफुल रहा तो इसी टेक्निक का उपयोग दूसरे कोरल रीफ्स को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। तो क्रायोबॉर्न बेबी कोरल एक साइंटिफिक इनोवेशन का परफेक्ट एग्जांपल है जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। और यही रीजन है कि हमें एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन समझना और प्रमोट करना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 90% से ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ट्राई करो इसका आंसर देने की। और कोरल रीफ से रिलेटेड ही एक मेंस का क्वेश्चन भी है, इसको भी 120 वर्ड्स में जो है वो लिखने की ट्राई करो। तो गाइज आपको ऑलरेडी पता है कि अभी मकर संक्रांति जो है वो सेलिब्रेट की गई, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, भारत के फसल त्योहार का, नई फसल नई खुशियां का टॉपिक है। तो आओ डिस्कस करते हैं। हम बात करेंगे इंडिया हार्वेस्ट फेस्टिवल की। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की शुभकामनाएं दी। ये त्योहार गई सिर्फ जश्न ही नहीं, ये हमारी संस्कृति और खेती किसानी की भावनाओं का प्रतीक है। किसानों के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम जानते ही हैं। तो ये बात पता होनी चाहिए। और फेस्टिवल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीएससी पूछती है कई बार, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फेस्टिवल्स पता होने चाहिए इंडिया के, इंपॉर्टेंट। तो इन त्योहारों की सबसे बड़ी खूबी है इनका इनकी संस्कृति। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से इन त्योहारों की शुरुआत होती है। और इसे कहते हैं उत्तरायण, यानी सूर्य की उत्तर दिशा में यात्रा। ये बात समझ में आई। तो ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका एस्ट्रोनॉमिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। सन जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, राइट, और नॉर्थवर्ड जर्नी जो है वो अपनी शुरू करता है, इसलिए उत्तरायण जो है वो उसको कहा जाता है। ये लिख लो कि क्यों उसको मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा कहते हैं। तो ये इसलिए। अब देखो, इस समय पर ठंड से राहत मिलना शुरू हो जाती है और नए मौसम की शुरुआत का ये प्रतीक माना जाता है ज्योग्राफिकली। खास बात यह है कि ये त्योहार सोलार कैलेंडर पर आधारित होते हैं, इसलिए हर साल 14 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो सोलार साइकिल के ऊपर आधारित ये फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिलता है। अब सुनो, भारत के अलग अलग राज्यों में ये त्योहार कैसे मनाए जाते हैं। तो पोंगल तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, लिख लेना भाई। पोंगल एक 4 दिवसीय त्योहार है जिसमें चावल की फसल का जश्न मनाया जाता है, राइस हार्वेस्ट। ये लिख लो, 4 दिन का पोंगल। कभी कभी ये स्टेट पीएससी पूछ लेती है। और मूंगफली, नहीं सॉरी, लोग सूर्य देव को अर्पित करते हैं क्या,
वेरियस चीजें, जैसे कि चावल ही। और घरों को कोलम डिजाइन से सजाया जाता है। तो कोलम जो है वो मतलब बनते हैं राइस पाउडर से, और बेसिकली घर में इस प्रकार की जैसे रंगोली वगैरह होती है ना, उस तरीके से जो है वो डेकोरेट करते हैं ये। सूर्य भगवान की जो है वो पूजा जो है वो की जाती है। फिर कर्नाटक की बारे में बात करें तो कर्नाटक, यहां पर लोग तिल और गुड़ बांटते हैं। यहां पर जैसे कि सीसम, तिल और जैगरी मिक्सचर का लड्डू जो है वो बनाया जाता है ना। वो आप लोग ने भी खाए होंगे, तिल के लड्डू घर पे आ जाते हैं ना इस समय पर। मैंने भी खाए थे, अभी भी रखे हो, मजा आ जाता है। गुड़ और तिल के लड्डू जो होते हैं बढ़िया लगते हैं। और फिर खास तौर पर किच्चू है सोदू नामक परंपरा में मवेशियों को अ, अलाव के ऊपर से कुदाया जाता है। तो ये वाला ये भी चलता है, कीशु हाइसोदू। तो ये भी लिख लेना भाई, ये कर्नाटक के अंदर फेमस है। इसमें बेसिकली कैटल को जो है वो आग के ऊपर से कुदाया जाता है। बेचारी कैटल है, कितनी ट्रेनिंग दी जाती होगी। अगर आग में कूद गई तो बैंड बच जाएगी, तो आग के ऊपर से ही कूदो भाई। पंजाब के अंदर लोहड़ी, इसमें आलाव जलाए जाते हैं, उसके चारों ओर जो है वो नाच गाना होता है। शाहरुख खान की वो पिक्चर है ना वीर ज़ारा, उसमें देखा होगा आपने। पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है लोहड़ी। और फिर मूंगफली, पॉपकॉर्न, गुड़, इसके लिए बेसिकली ये रहता है। ग्राउंड नट्स, पॉपकॉर्न, है ना, ये सब चीजें ऑफर की जाती हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि खिचड़ी फेस्टिवल, इसमें डिश जो है वो बनाई जाती है। खिचड़ी बनाई जाती है मतलब, लड्डू बनाए जाते हैं गुड़ के, तिल के, सीसम। राजस्थान गुजरात की बात करें तो वही काइट उड़ाई जाती है, वहां पर फेमस है काइट फेस्टिवल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी अहमदाबाद के अंदर देखने को मिलता है। रात में जो है वो स्काई लैंटर्न लाइट जो है वो स्काईज में छोड़ी जाती है। ये बढ़िया लगता है मुझे, स्काई लैंटर्स पसंद है मुझे। फिर आसाम के अंदर माघ बिहू है, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। ठीक है, आसामीज न्यू कैलेंडर इस समय स्टार्ट हो जाता है, माघ बिहू। अब बात करते हैं इन त्योहारों को, मतलब इसके प्राकृतिक पहलू क्या हैं इन त्योहारों के। वैसे है उसमें काफी सारी चीजें और भी। तो यहां पर पहले ये देख लेते हैं। तो पवित्र स्नान, गंगा यमुना जैसी नदियों में स्नान कर लोग खुद को शुद्ध करते हैं। भगवान सूर्य को अर्पण करते हैं काफी सारी मतलब चीजें। और गरीबों को दान दक्षिणा जो है वो देते हैं। ये त्योहार दिखाते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी गहराई से मतलब प्रकृति, नेचर से और खेती से जो है वो जुड़ी हुई है कि नहीं। फार्मर्स का रोल भी इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये चीज ध्यान में रख लेना, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संक्रांत जम्मू कश्मीर में, माघ लोरी हमने डिस्कस कर ही लिया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। मकर संक्रांति बिहार, झारखंड। माघ बिहू हमने आसाम के बारे में बात करा। उत्तरायण गुजरात, राजस्थान। खिचड़ी उत्तर प्रदेश। पौष संक्रांति वेस्ट बंगाल। मकर संक्रांति ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। पेड़ा पांडुया आंध्र प्रदेश। मकर संक्रमणा कर्नाटक। मकर, हम लोग को क्या देखने को मिला, ये संक्रमा आंध्र प्रदेश, ये सॉरी कर्नाटक में संक्रांति है वैसे तो, ये संक्रमणा ऐसे होता है। मोदी जी ने मकर संक्रमण बोल दिया था, उससे रिलेटेड एक रील आई थी। सभी को मकर संक्रमण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पोंगल तमिलनाडु के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये सब चीजें हैं गाइस, ये याद रखने वाली चीज है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आ जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी, इसमें लोग डुबकी लगाते हैं। ठीक है, फार्मर्स को जो है वो ट्राइब्यूट दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गाइस, ईरान के कैपिटल को रिलोकेट करने की जो है वो बात हो रही है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव का टॉपिक है। तो हम
दो चीजें इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले तो ईरान की कैपिटल को रीलोकेट करने की प्लानिंग, और दूसरा है एलेक्सेंडर की लेगेसी और उसकी भारत यात्रा। तो आपने सुना होगा कि ईरान अपनी कैपिटल तेहरान को रीलोकेट करने का प्लान बना रहा है। ठीक है, चाहो तो लिख लो, ईरान प्लान कर रहा है उसकी कैपिटल को तेहरान से मनकरन मकरन सॉरी इसको जो है वो रिलोकेट करेगा। तो तेहरान लगभग गाइस 200 सालों से ईरान की कैपिटल रहा है, लेकिन आज के टाइम पे ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पानी की समस्या यहां पर बहुत ज्यादा है। तो ये एक इकोलॉजिकल टिकिंग बॉम्ब बन गया है कि धीरे धीरे करके वहां पर रिसोर्सेज, संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। तो अब ईरान ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल मकरान रीजन में शिफ्ट करेगा। और मकरान गाइस एक कोस्टल रीजन है जो गल्फ ऑफ ओमान के पास है। तो मैप में भी देखना है इसको, अपने मैप की तरफ देखो, गल्फ ऑफ ओमान, तो उसके पास जो है वो आपको दिखाई देगा। और इस जगह का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि छाबर पोर्ट यहां से सेंट्रल एशिया को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। इस क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम लोग को नजर आता है, जो दुनिया का एक मेजर ऑयल सप्लाई रूट है। तो समझ रहे हो कि ये सिर्फ एक कैपिटल शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो ईरान की जो है वो देखने को मिली। देखो अपन ने ये पूरी चीज अभी डिस्कस करी है ना। फिर इसके अलावा अलेक्जेंडर के भारत में प्रवेश और उसके असर के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात हम लोग करेंगे। अलेक्जेंडर भारत के नॉर्थ वेस्ट से आया था, खाइबर पास के थ्रू। उसने झेलम नदी पर राजा पोरस को जो है वो हराया, लेकिन उनकी दोस्ती का ऑफर एक्सेप्ट भी किया। अब ये बैटल एक एग्जांपल है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों को बैलेंस रखना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं कहानी क्या थी। देखो यार, आपको पता ही है कि इनकी लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ हाइडस हाइडस्पेस, झेलम नदी पर लड़ाई हुई थी। लिखना नहीं है ये, क्योंकि आप हिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में, राइट। तो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें आपके नोट्स बन जाएंगे, पहले सुनो। तो लड़ाई जब हुई ना, तो अलेक्सेंडर तो पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए निकला था, ये बात आप जानते ही हैं। बट इंडिया में आके जीतने के बाद भी रुक गया वो। उसने हरा दिया था पोरस को, बट फिर भी जीतने के बाद भी वो रुक गया। क्यों? इसीलिए वो शौक में आ गया था कि यार इतनी बड़ी सेना, यानी कि इसने बहुत स्ट्रगल करके ये जीता है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद जीता है। तो उसने एंड में जो है उसको बोला कि अरे काम करो तुम ही रखो। और दूसरा एक रीजन तो ये था कि यार, ये एक तो डर गया था कि यार अभी ये हाल है, तो जब हम अंदर घुसेंगे इंडिया के, तो और क्या हो हाल होगा। इंडिया के बाहर ही इनकी सोल्जर्स को इतना स्ट्रगल करना पड़ा। तो पहला तो ये, दूसरा, और दूसरा उसके सोल्जर्स हो गए थे होम सिक। सब बोल रहे थे कि हमें घर जाना है यार, घर जान दो भाई, हमें घर जान दो। तो उससे उसका मनोबल जो है वो टूट गया। फिर उसने सोचा कि चले यार, एक काम करता हूँ, लौटता हूँ, घर जाऊंगा, और घर जाके थोड़े दिनों बाद फिर वापस आ जाऊंगा। यहाँ तक तो अपन ने राज कर ही लिया, इससे दोस्ती कर लेते हैं, जिससे कि अगली बार हम आए तो ये हमारे लिए रास्ता जो है ओपन करके रखे, या हमें पहचाने। समझ रहे हो? तो इसलिए फिर उसने सोचा कि चलो यार, एक काम करते हैं, मुड़ते हैं, घर की तरफ निकलते हैं। इसने बोला तो था अपने सोल्जर को, चलो मेरे साथ आगे और बढ़ो, इच्छा थी इसकी, बट डरा हुआ था। अब सोल्जर्स ही नहीं रहेंगे साथ में, तो फिर अकेला आदमी कहां से बैटल लड़ पाएगा। जब इंडिया के बाहर ही उसको इतनी मेजर, यानी कि आउटर एरियाज में इतनी मेजर चुनौती का सामना करना पड़ा, तो उसकी फट गई थी, हालत खराब हो गई थी कि यार अंदर जाएगा तो और क्या होगा उसके साथ। अब सुनो, अब जब ये वापस जा रहा था, बेचारे को लग गई बीमारी और मर गया। इसका सपना जो है वो अधूरा रह गया। तो चैलेंजिंग अलेक्जेंडर का वापस जाने का सफर था। उसके सोल्जर्स ने गंगा प्लेन्स में आगे बढ़ने से मना कर दिया कि भाई हम आगे नहीं जाएंगे, माफ करो गुरु, यहीं पर 12 बज गई और हमें तो घर की याद आ रही, बीवी बच्चों से तो मिलने दो। तो अलेक्जेंडर को लौटना पड़ा। अलेक्जेंडर लौटने नहीं जा रहा था, बट सोल्जर्स के कारण लौटा वो। और फिर शुरू होता है एक नाइट बेयर, गेड्रोजियन डेजर्ट का मार्च। गेड्रोजियन डेजर्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गेड्रोजियन डेजर्ट, ये चाहो तो जो है वो मेंशन कर सकते हो। अब सुनो, एलेक्सेंडर के डेजर्ट से गुजरने का डिसीजन एक हिस्टोरिक ब्लंडर था, गलती थी। इतना खतरनाक क्लाइमेट, पानी की कमी,
उसके सोल्जर्स भूख के मारे मर रहे हैं। मतलब रास्ता भी इसने सुना तो ये बोला कि चलो रेगिस्तान से होते ही जाएंगे। मतलब बेवकूफी की लिमिट है भाई ये, लिमिट। उसने बोला अच्छा बेटा सोल्जर, तुमने मना किया ना मुझे, अब रुको तो मैं वापस ले जाऊंगा ऐसी जगह से कि तुम बोलोगे कि चलो यार गुरु छोड़ो, वापस नहीं जा रहा है, अपन अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। है ना? तो देखो, ये ब्लंडर था। लोग अपने घोड़े और जो खच्चर थे उनको खाने लगे थे। इनके सोल्जर्स यानी जिनकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि अपने खुद के घोड़े खा रहे हैं मार मार के। और इस सफर का मकसद था साइरस द ग्रेट से बेटर परफॉर्म करना। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, अलेक्जेंडर की आर्मी का सिर्फ एक चौथा हिस्सा ही वापस पर्शिया पहुंच सका। और बीमार हो गया था, ये बीमारी लग गई थी इसको। अलेक्जेंडर के कैंपेन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत बड़ा था गाइस। जैसे कि उसके इन्वेजन के बाद ग्रीक और इंडियन सिविलाइजेशंस के बीच काफी इंटरेक्शंस हुए, ट्रेड बढ़ गया, क्योंकि उसने रास्ता खोज दिया था ना इंडिया तक पहुंचने का। ग्रीक आर्ट और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में एक सिंथेसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, मिक्सचर देखने को मिल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को एक अपॉर्चुनिटी मिली मगध को यूनिफाई करने की, और ये बना मौर्य एम्पायर का बेस। चंद्रगुप्त मौर्य मिला था, कौटिल्य ने मिलवाया था उसको अलेक्जेंडर से, काफी किताबों में मेंशन्ड है। तो ये हिस्ट्री में आप पढ़ोगे ही। तो हमने ईरान की कैपिटल को रिलोकेट करने की भी बात करी, अलेक्जेंडर के लेगेसी की बात भी जो है वो क्लियर हुई इस टॉपिक से। बस और कुछ नहीं है यार, ये बेसिक सा टॉपिक था। दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा, और शायद हो सकता है कि मैं कल लेक्चर ना ले पाऊं, अगर मुझे बाहर जाना पड़ गया दिखवाने, अगर रिपोर्ट गड़बड़ आई तो। क्योंकि मैं अपनी जो होम टाउन है वहां पे नहीं दिखाऊंगा, भोपाल में नहीं दिखाऊंगा, इंदौर जाऊंगा। मतलब एक फैमिली डॉक्टर है, अगर रिपोर्ट गड़बड़ आती है कुछ, तो वैसे तो नहीं आएगी, उम्मीद तो है कि नहीं आएगी, सब बढ़िया रहेगा। बट क्या हो रहा है कि मुझे बहुत बहुत बार हो गए, मतलब पिछले एक साल में, मतलब ऐसे शूट्स मुझे करीब कुछ नहीं तो 10-12 तो शूट्स आ चुके हैं। अब देखो क्या होता है, अभी भी अजीब सा लग रहा है। चलो, हॉस्पिटल जाता हूँ मैं भाई। आप लोग को ये लेक्चर जो है वो डॉट 1 बजे जो है मिल जाएगा। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।